मैं आज अभी आपके चैनल से घोषणा करता हूं कि अगर बलदेव सिरसा जी की सेहत पे आंच आई, अगर उनकी ज़िंदगी पे आंच आई, तो शहर के शहर नहीं, देश के देश जलेंगे। खुद कहता है 2024 के बाद कोई इलेक्शन नहीं होने वाला है, किसान आंदोलन के बाद कोई आंदोलन नहीं होने वाला है, ये धरती गुलाम हो जाएगी। आहुति दी। मैं भाई साहब 1,60,000 की नौकरी कर रहा था, मैं आज सड़क पे बैठा हुआ हूँ, 7 महीने से बैठा एक वायरस। मैं बायोलॉजिस्ट हूँ भाई साहब। मैं लोगों को बता दूं कि मैं जूलॉजी के अंदर भी पीएचडी हूँ और मैं एजुकेशन के अंदर भी पीएचडी हूँ। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि कौन सा विषाणु लोगों को, सरकारों को ये बताता है कि मैं इतने महीने के बाद इतने बजे से इतने बजे आऊँगा और अब मैं इस एज ग्रुप के लोगों को प्रभावित करूँगा। तो इस षड्यंत्र को लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं विशेष ये कहना चाहूँगा कि संविधान की हत्या हो रही है जब आपको अपनी निजी बातें करने का हक ना हो, जब आप सोशल मीडिया पे या खुले रोड के ऊपर अपने सवाल ना उठा पाएँ। आप राजधानी, जो आपके अपने देश की राजधानी है, उसमें जाने के लिए आपको सड़क के ऊपर गाड़ी गई कीलों का सामना करना पड़े। ये सारी चीज़ें इंगित करते हैं कि आर्टिकल 19 के अंदर संविधान में जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं दी गई थी, हमें बोलने की स्वतंत्रताएं दी गई थी, हमें स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रताएं दी गई थी, वो सारी स्वतंत्रताएं शनै शनै धीरे धीरे हमसे छीनी जा रही हैं। और ये विडंबना की बात है कि आज भी लोग अपने घरों में सो रहे हैं, रोड पे नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये जितनी भी स्वतंत्रताएं, फ़ोन टैपिंग का आपने बात की है, मैंने तो बात की है कि राजधानी के अंदर विचरण करने की, मैंने तो बात की है कि यहाँ इधर दिखाएं लोगों को कि ये एक ऐसी जगह है जिसको हम लघु सचिवालय कहते हैं। सचिवालय के अंदर जो है जनहित के कार्य होते हैं, यहाँ हमें जाने की मनाही है, यहाँ पे बैरिकेड है। यहाँ पे बैरिकेड होने का मतलब क्या है कि हमारे संवैधानिक अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं, हम जहाँ चाहें वहाँ नहीं जा सकते हैं। मैं इस वक्त हथियार बंद नहीं हूँ, मेरे पास कोई झंडा नहीं है, लेकिन मैं चाहूँ तो क्या मैं सचिवालय के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? क्या मैं चाहूँ मैं 11,000 का चालान भुगत के आया हूँ दिल्ली के अंदर, क्योंकि मेरी गाड़ी के ऊपर किसानी झंडा लगा था, क्योंकि मैंने उनकी गुलामी का प्रतीक मास्क नहीं पहन रखा था, जो मैंने अब भी नहीं पहन रखा है। लेकिन अब मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे साथी है, मत उठाइए, उधर कैमरा नहीं घूमेगा। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ही जानते हैं कि इससे, मैं बायोलॉजिस्ट भी हूँ, आपको नहीं पता होगा, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, मैंने MBA HR के अंदर भी मैंने अपनी डिग्री पाई और फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ। आज देश की जनता को जागने की ज़रूरत है। आज दिक्कत ये है कि धीरे धीरे आपके संवैधानिक अधिकार वापस लिए जा रहे हैं। एक षड्यंत्र के तहत हम कठपुतलियों से लड़ाए जा रहे हैं, एक षड्यंत्र के तहत हम कठपुतलियों से लड़ाए जा रहे हैं। किन कठपुतलियों की बात कर रहा हूँ? खट्टर कठपुतली नंबर 1, उसके बाद दुष्यंत कठपुतली नंबर 2, और उसके बाद सबसे बड़ी कठपुतली जो है वो इस देश का प्रधानमंत्री है, मोदी। क्यों कह रहा हूँ मैं इनको कठपुतली? क्योंकि बिल गेट्स से लेके और अंबानी अडानी तक जो लोग पूंजीवादी हैं, जिन्होंने 1% लोगों ने विश्व की सत्ता पे कब्जा कर रखा है, उन्होंने आज नहीं, आज से करीब 4 दशक पहले 1980 के अंदर वन वर्ल्ड वन ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से एक मुहिम शुरू की, और उसके तहत ये सरकारें जो चाहते हैं वो बनाते हैं। आपको ये पता ही होगा कि 2011 के अंदर जब लोगों की जो आज सत्ता में बैठे, उनकी मंशा हुई कि हम सरकार में आए, तो 52 चैनल खरीदे गए थे, जिसमें से 25 चैनल एक ग्रुप ने खरीदे और 27 चैनल दूसरे ग्रुप ने खरीदे। 52 चैनल जो है अडानी और अंबानी 2 लोगों ने खरीदे। दूसरी तरफ 2011 के अंदर आधार पूनावाला, जो कि ये जब पहली वेव आई थी, जब 24 मार्च को ताली और थाली बजवाई जा रही थी, उससे पहले भारत के मीडिया के अंदर वीडियो उपलब्ध है। आधार पूनावाला आके कहते हैं कि जिस वैक्सीन की ज़रूरत पड़ने वाली है 5 करोड़ वैक्सीन तैयार है। मैं अभी की बात करता हूँ, इसी महीने की, जब WHO कहता है कि तीसरा वेरिएंट आएगा और बच्चों
बच्चों को प्रभावित करेगा। पहला सवाल तो ये उठता है, पहले बुजुर्ग, फिर जवान, फिर बच्चे, अब गर्भ के बच्चे और उसके बाद आने वाली पुश्तें। मैं पूछ रहा हूँ एक वायरस, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ भाई साहब, मैं लोगों को बता दूँ कि मैं जूलॉजी के अंदर भी पीएचडी हूँ और मैं एजुकेशन के अंदर भी पीएचडी हूँ। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि कौन सा विषाणु लोगों को, सरकारों को ये बताता है कि मैं इतने महीने के बाद इतने बजे से इतने बजे आऊँगा और अब मैं इस एज ग्रुप के लोगों को प्रभावित करूँगा। तो इस षड्यंत्र को लोगों को समझने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी कुर्बानियाँ होंगी, हमें हलाल किया जाएगा, लेकिन कम से कम हलाल होने से पहले एक एहसास हमारे अंदर होगा कि हमने अभी जो वर्तमान की पुश्तें हैं और जो आने वाली पुश्तें हैं उनको जगाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं भाई साहब 1,60,000 की नौकरी कर रहा था, मैं आज सड़क पे बैठा हुआ हूँ, 7 महीने से बैठा हूँ, मुझे कोई मलाल नहीं। मैं किसी इंटरव्यू में ये नहीं बताता हूँ कि मेरी नौकरी छिनी है, मैं केवल अपना फ़र्ज पूरा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस समाज ने आज 50 साल लगभग मुझे हो गए इस समाज में जीते, मुझे स्वतंत्रता दी कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ चलूँ, जो मैं चाहूँ वो पढ़ूँ, जो मैं चाहूँ वो देखूँ और जो मैं चाहूँ वो बोलूँ। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हम लोग जो है जो चाहें वो नहीं कर सकते हैं। तानाशाही बैकडोर से स्थापित की जा रही है। लोगों से आग्रह करता हूँ कि आज जाग जाएं। 2024 में इनको उखाड़ फेंकने का अगर आपने सपना पाल लिया है तो आपका सपना गलत है, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं, संघ खुद कहता है 2024 के बाद कोई इलेक्शन नहीं होने वाला है, किसान आंदोलन के बाद कोई आंदोलन नहीं होने वाला है, ये धरती गुलाम हो जाएगी। केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, धरती की बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, चंद लोग जो है इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कोरोना के नाम पे, टीके के नाम पे, बीमारियों के नाम पे और आंदोलनों के नाम पे हमारे ऊपर लगाम कसी जा रही है। आज हमें ज़रूरत है कि हम इसके खिलाफ लामबंद हों। कुछ कुर्बानियाँ होंगी, हमेशा होती है। मैं हमेशा कहता हूँ बड़े आंदोलन कुर्बानियों के बिना नहीं चलते हैं। अगर आप यहाँ पे परसों होते तो जब मैं यहाँ आया था तो मैंने ऐलान किया था कि मैं आज और अभी आमरण अनशन के ऊपर बैठ रहा हूँ। हालांकि कमेटी ने मुझे कहा आप ये घोषणा करने के लिए ऑथराइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये फैसला किया गया एक आदमी एक समय पे आमरण अनशन पे बैठेगा। हमारे बलदेव सिरसा जी जो बहुत ही पूजनीय हैं, मेरी 4-4 घंटे 5-5 घंटे उनके साथ बैठ के सिंगू बॉर्डर पे बातचीत होती रही है। आज उनकी हालत हम देख रहे हैं, उनकी सेहत मेडिकल बुलेटिन के अनुसार डाउन जा रही है। मैं आज अभी आपके चैनल से घोषणा करता हूँ कि अगर बलदेव सिरसा जी की सेहत पे आँच आई, अगर उनके जिंदगी पे आँच आई तो शहर के शहर नहीं देश के देश जलेंगे और इस प्रशासन को, इस सरकार को कुछ मूलभूत सीख मिलेगी कि जनता के खिलाफ होके जनता के ऊपर राज नहीं किया जा सकता है। लोगों के लिए संदेश ये है कि जो लोग जिंदा कौमें जो हैं उनसे संबंधित हैं, वो लोग 2 ही ऑप्शन उनको दे रहा हूँ। अगर आपके अंदर संघर्ष करने का मादा नहीं है तो घर में रहने का मादा होगा। उस वक्त उस 2 घंटों के दौरान घर से ना निकलें, और अगर आपके अंदर ये ताकत है कि आप तानाशाही ताकतों के खिलाफ लामबंद हो सकते हैं, हौसला दिखा सकते हैं, तो उस 2 घंटे के दौरान ना हॉर्न बजा के जाम किए हुए लोगों को परेशान करें, बल्कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे इस गली में गुजरने का रास्ता है उन रास्तों को जाम करें। किसान आंदोलन को, जन आंदोलन को, कमेरे वर्ग के आंदोलन को ताकत प्रदान करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको असुविधा होगी, लेकिन ये असुविधा आपकी आने वाली पुश्तों के पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों से अच्छी होगी। मैं बिहार का उदाहरण देना चाहूँगा, जहाँ पे परिवार के परिवार ऐसे हैं जिनके पैरों में लोहे की बेड़ियाँ डाली जाती है और केवल एक टाइम का सत्तू देके उनसे उन्हीं की ज़मीनों के ऊपर आज मजदूरी कराई जा रही है। बिहार, महाराष्ट्र, आपका आसाम, ऐसे इतने 6 प्रदेश इसके उदाहरण हैं जहाँ पे आज से 15 साल 20 साल पहले यही कृषि कानून लाए गए। आज आसाम के अंदर आसाम के
प्रतिनिधि हमें आके बताते हैं कि आप लोग तो सड़कों पे आने की हिम्मत तो रखते हैं, हमारे यहाँ इतना दमन हो चुका है कि हम लोग जो पहले पॉपुलेशन रजिस्टर में किसान लिखे जाते थे, आज हमारे कॉलम के अंदर मजदूर लिखा जाता है। और जो लोग यहाँ व्यापारी बन के आए थे, आज वो 2-2 हज़ार एकड़ के चाय बागान के मालिक हैं और पॉपुलेशन रजिस्टर में उनके सामने किसान लिखा जाता है। यही बात थी, मैं आखिरी सेंटेंस कह दूं, यही बात थी जिस पे मोदी जी 2016 से अब तक ये कह रहे थे कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं इस पे मोहर लगाता हूं। लेकिन मोदी जी ने उस टाइम पे ये नहीं बताया कि उस वक्त किसान कौन होंगे। उस वक्त किसान होंगे अडानी, उस वक्त किसान होंगे अंबानी, उस वक्त किसान होंगे आधार पूनावाला, और उनकी आय तो अभी लॉकडाउन के अंदर 354 गुना बढ़ चुकी है। आप अगर आंकड़े देखते हैं, 354 गुना इस लॉकडाउन के तहत, जब आप जैसे मेरे जैसे साथी जो हमारे मुलाजिम साथी हैं, उनकी आय बिल्कुल ज़ीरो हो गई। जो लोग प्रोफेसर कहलाते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, आज वो मेरे घर में टूटी ठीक करने आते हैं और गर्व से कहते हैं सर मैं प्रोफेसर हुआ करता था। जो लोग प्रोफेसर से मजदूर पे आ गए, उनकी आय की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जो लोग अडानी अंबानी जैसे जो इन सरकारों का पोषण कर रहे हैं, वो जो है किसान होंगे और उनकी आय 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 250 गुना नहीं, 354 गुना अब से पहले हो चुकी है। और अगर ये कानून किसानों ने लागू करने दिए तो उनकी आय कई हज़ार गुना हो जाए। इनके बच्चे बर्बाद होंगे। आज सबके बच्चे घरों में बंद हैं। अगर किसी के बच्चे जो है एक अडल्ट एज से नीचे हैं तो आज वो अपने अंदर एक डर और एक भय पाल रहे हैं। अगर हमारे बच्चे 18 साल से ऊपर हैं, यूनिवर्सिटी बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, तीसरी वेव लाने के नाम पे प्राइमरी स्कूल खोलने की आज घोषणा हो चुकी है। क्यों खोलना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली जा रही है? यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं खोली जा रही है कि वो लोग कहीं इस आंदोलन के अंदर शामिल होके और इस देश के अंदर से ऐसी तानाशाही ताकतों को भगाने का काम ना कर दें। ये चाहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूँ, पहले की जो सरकारें होती थी, मैं कांग्रेस को माफ़ नहीं कर रहा हूं, कारण यह है कि डॉक्टर साहब ने इस पर रिसर्च की है। PHFI 2006 के अंदर उस वक्त लाई गई थी जब कांग्रेस का राज था। मैं ये कहना चाहता हूं उस चैनल के ऊपर कि ये जो कृषि कानून बनाए गए, इसको केंद्र को बनाने की ताकत अगर किसी ने दी तो जवाहरलाल नेहरू ने 1954 के अंदर ये ताकत दी थी। मैं कहना चाहता हूं कि लुटेरों का कोई नाम और कोई पार्टी और कोई शक्ल नहीं होती है, ये लोग एक साथ हैं। हमें इन सारी लुटेरी ताकतों के साथ एक साथ मिलना होगा। ये चाहते हैं कि ये जो युवा आज कई महीनों से घर के अंदर बंद हैं, ये टेंस हो जाएं, अवसादग्रस्त हो जाएं, ताकि जब ये हिंदू मुसलमान जाट सिख नॉन जाट ये नाम ले तो ये लोग घरों से निकले और एक दूसरे को बर्बरता से काटना शुरू कर दें। ये षड्यंत्र चल रहा है। आपको यही बात कहना चाहता था कि कानून के अंदर एक बात लिखी है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, पहला एक्ट, जिसके सेक्शन 2 के भाग B और A के अंदर एक बात लिखी है। मैं इसलिए बताना चाहता था कि आप भी समझें और आगे लोगों को बताएं। ये कहा गया है कि 1 साल के अंदर जो बागवानी प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर सब्जियां आती हैं, उसके व्यापारी किसान से खरीदने के बाद रेट 2 गुने कर सकता है और जो अनाज हैं उनके रेट 1.5 गुने कर सकता है। इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि आज मैं किसान हूं, आप व्यापारी हैं, आप मुझसे 20 रुपये में अनाज खरीदेंगे और इसी सत्र के अंदर, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 40 रुपये में बेचेंगे। ऐसा मैंने कोई कानून इंडिया के अंदर आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद नहीं देखा। उनको ये लाइसेंस दिया गया है कि आप किसान से 20 रुपये में खरीदें और इसी साल के अंदर 40 रुपये में। उसके बाद कहते हैं कि अगले साल जो इसी चीज़ की कीमत जो तय की जाएगी वो पिछले साल के उच्चतम भाव को निम्नतम मान के की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर व्यापारी ने पिछले साल 40 रुपये किलो बेचा था तो इस साल जो कीमत खुलेगी व्यापारी के बेचने के लिए, ना कि किसान के खरीदने के लिए, वो 40 रुपये से खुलेगी और फिर से वही नियम लागू होगा कि आप 2 गुना कर सकते हैं। यानी दूसरे साल कीमत
साथ 80 रुपये, तीसरे साल 160 रुपये, चौथे साल जो है 320 रुपये और 5वें साल 640 रुपये। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे ये लिखा है कि अगली कीमत जो तय की जाएगी 5वें साल के अंदर वो पीछे के 5 सालों की औसत ली जाएगी। इसलिए मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि किसान से 20 रुपये में जो चीज़ खरीदी जाएगी वो 5 साल के बाद 640 रुपये प्रति किलो बेची जाएगी। ये इन कानूनों के अंदर लिखा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आगे आने वाला वक्त ऐसा होगी कि माँ बहनें अपने नाक की पुल्ली, अपने कान के गहने, अपने गले की गंठियाँ निकाल के 1 किलो गेहूँ या 1 किलो आलू लेने जाएंगी तो आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही होने वाला है। एक और बात कहना चाहता हूँ, मुझे पता है कि लंबा हो रहा है समय, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि आज मोदी जी, जब ये बात हुई थी, आज से मैं करीब 6 महीने पहले बात कर रहा हूँ, जो आखिरी बार 22 जनवरी को बात हो रही थी, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद करते हुए मोदी जी बोल रहे थे। आपको याद होगा कि मोदी जी ने ये कहा कि इस देश के अंदर 70% लोग जो है वो किसान हैं। इस देश की जनसंख्या 136 करोड़ है, उसके 70% अगर आप निकालें तो करीब 90-92 करोड़ लोग होते हैं। इस कानून के अंदर लिखा गया कि ये 90-92 करोड़ लोग न्याय के लिए जो है केवल एसडीएम तक जा सकते हैं, और एसडीएम भाई साहब वो आदमी है जिसके बनने के लिए कानून की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति 92 करोड़ लोगों के लिए न्याय देने के लिए बिठाया गया जिसके पास न्याय की कोई एक्सपीरियंस और कोई डिग्री नहीं है। दूसरी तरफ आगे ही लिखते हैं कि जब वो काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें व्यापारी और जो किसान है वो एक साथ आएंगे, तो किसान अपने साथ अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नहीं कर सकता है। अंग्रेज़ों के समय में या आज भी एक भी कानून ऐसा नहीं बना कि कोई व्यक्ति न्याय मांगने आए और उस व्यक्ति को वकील करने की मनाही हो। इस देश के अंदर ये कानून होता था कि ये आप गरीब हैं और वकील नहीं कर सकते तो आपको सरकारी वकील दिया जाएगा। मैं सीधे कहना चाहता हूँ कि 92 करोड़ लोगों को न्याय से वंचित रखने का ये षड्यंत्र इन कानूनों में लिखा है, और लोग अगर अभी भी नहीं जागे तो 136 के 136 करोड़ न केवल न्याय के लिए बल्कि अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए, इस देश में हालत ये होने वाली है कि जिस दिन आपको अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने को मिलेगा उस दिन आप धन्यवाद किया करेंगे तानाशाहों का कि आज मेरे बच्चों को एक वक्त का खाना मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज ही जागे, नौकरियां, ड्रेसेस सब त्याग दें और अपने आने वाली पुश्तों के लिए अपने आप को इस आंदोलन के अंदर, जो केवल कृषि कानूनों के ऊपर आंदोलन नहीं रहा है, ये जन आंदोलन बन गया है, इसके लिए झोंक दें। हमारी शहादतें होंगी लेकिन हमारी आने वाली पुश्तें जो है वो स्वतंत्र हवा के अंदर सांस ले पाएंगी। हर जन को इस आंदोलन में